एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में द सिलेक्शन गुरुजी के बुक के द्वारा बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में रहने वाला है बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। हालांकि इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, 2008 से लेकर के 2011 तक पूछे गए प्रश्नों को हमने करवा दिया था। आज हम लोग बढ़ने वाले हैं 2012 से। जितने भी 2012 से आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी डिटेल के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। 1 महीने के बाद आप लोग से रूबरू हो रहे हैं, तो चलिए धीरे धीरे जितने भी प्रैक्टिस सेट आते जाएंगे वो भी मैं आप लोग को कंप्लीट करवाते चलूंगी। फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो का प्लेंटोलॉजी अध्ययन है। प्लेंटोलॉजी अध्ययन है, ऑप्शन दिया गया पक्षियों का, हड्डियों का, जीवाश्मों का या प्राइमेट्स का। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का। जीवाश्म जो है अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अस्थियों हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। कहने का मतलब है कि हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। प्राइमेट्स क्या होता है? तो प्राइमेट्स जो है स्तनधारी प्राणियों का समूह होता है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलेंगे बिल्कुल आराम से। प्राइमेट्स की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनके पास पकड़ युक्त हाथ होते हैं, इनके दिमाग बड़े होते हैं, ये सीखने में कुशल होते हैं, इनके जन्मजात व्यवहार के बजाय सीखने की एक उच्च क्षमता होती है, इसके पास आगे की ओर देखने वाली आंखें होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका उदाहरण भी दिया गया है टर्सियर, लीमर, लोरिस, बंदर, कपी, मानव, ये सब। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो सभी जानते हैं, लाल अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। रक्त के बारे में पहले चर्चा किया जा चुका है। जी हाँ, अभी पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि इसका मास्टर वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। सर्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। सर्वत्रिक ग्राही रक्त समूह ए बी है। सर्वदाता ओ कहलाता है और सर्वग्राही ए बी कहलाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड ने। कब किया था? तो 1901 ईस्वी में। इस खोज के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, कार्ल लैंड को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन भी कहा जाता है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिनमें एंटीजन ए होता है तो रुधिर वर्ग जो है, ब्लड ग्रुप जो है ए ही होगा। एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं तब ब्लड ग्रुप जो है ए बी हो जाता है। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है तो रुधिर वर्ग जो है ओ हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और रुधिर वर्ग ओ को ही सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन बने होते हैं शर्करा का, वसा अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का, अमीनो अम्ल का। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जीलियस ने। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा 10 भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, ऐसे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। हालांकि वसा में ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं क्वाशियोरकर, एवं एक होता है मरासमस। प्रोटीन की कमी से होने वाला मुख्य रूप से 2 बीमारी है, क्वाशियोरकर और मरासमस। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटीन का सबसे प्रमुख कार्य शरीर की मरम्मत करना होता है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है तने से, पत्ती से, फल से या फिर बीज से। सूती रेशा प्राप्त होता है किससे? तो बीज से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज से। सूती रेशा कपास के पौधे से तैयार होता है। सूती रेशा कपास के फलों से प्राप्त होता है। कपास के पौधे झाड़ी नींबू होते हैं, इन पर नींबू के आकार के फल लगते हैं जिन्हें कपास गोलक कहते हैं।
जब एक कपास गोलक पक जाते हैं तो बीज खुल जाते हैं और कपास के श्वेत तंतु प्राप्त होते हैं। कपास के इन तंतुओं से रुई तैयार की जाती है। इस तरह कपास के पौधों के बीजों से कपास का रेशा प्राप्त होता है। कपास से तैयार रुई को सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कपास के रेशे लगभग शुद्ध सेलुलोज के समान होते हैं। कपास एक व्यावसायिक फसल है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है, इसके बाद गुजरात है। हालांकि इसे आप लोग करंट के अनुसार ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास की किस्म है जिसमें बैसिलस थुरिंगिएंसिस नामक जीवाणु प्रोटीन होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, बीटी कपास में बैसिलस थुरिंगिएंसिस नामक क्या होता है, तो जीवाणु प्रोटीन होता है। बीटी कपास को मोनसेटो कंपनी द्वारा 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। बीटी कपास को मोनसेटो कंपनी द्वारा 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया था। रेशा किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ के बने पतले तंतु को कहते हैं। रेशा किसे कहेंगे, तो प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ के बने पतले तंतु को ही रेशा कहा जाता है। यह आम बात है, सभी जानते हैं। यह ऊन, कपास, कागज, पेड़ों की छाल, पॉलिस्टर और अन्य सामग्रियों के हो सकते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है संश्लेषित रेशा। जो रेशे प्राकृतिक स्रोतों से जैसे पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे कि सूती हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया आदि। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा को ही कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से जानवरों या पौधों से प्राप्त नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्माण किया जाता है या फिर निर्मित किए जाते हैं। संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। ये प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। टिकाऊ के साथ साथ क्या होते हैं, तो सस्ते भी होते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। संश्लेषित रेशों के कुछ उदाहरण दिए गए जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, डेकॉन, टेरिन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। ठीक है, चलिए जी आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है, हानिकारक तो है लेकिन मानता कौन है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है, तो इसमें होता है क्या, ऑप्शन को देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उपयुक्त सभी। निकोटीन रहता तो निकोटीन को क्लिक कर सकते थे, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपयुक्त सभी के साथ चलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तंबाकू सोलानेसी परिवार के निकोटियाना वंश का एक पौधा है, याद रखिएगा। तंबाकू जो है सोलानेसी परिवार का निकोटियाना वंश का एक पौधा है। तंबाकू उत्पादों में उपयोग करने से पहले तंबाकू के पौधों की पत्तियों को सुखाया और किण्वित किया जाता है। तंबाकू उत्पादों में उपयोग करने से पहले तंबाकू के पौधों की पत्तियों को सुखाया जाता है और फिर किण्वित किया जाता है। तंबाकू में निकोटीन होता है जो लत का कारण बन सकता है। तंबाकू को लोग धूम्रपान कर सकते हैं, चबा सकते हैं या सूंघ सकते हैं। तंबाकू बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1976 में किया गया था। इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में इसका मुख्यालय है। तंबाकू उत्पादन के मामले में चीन जो है प्रथम स्थान पर है। कॉफी, चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। कैफीन किस में पाई जाती है जी, तो कॉफी में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन एवं कैफीन पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 2018 में पूछे गए प्रश्नों से। ये पूछा गया है 11/3/2018 प्री एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.5 से लेकर के 8 के बीच में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऐसे 7.4 होता है, सभी जानते हैं। मानव रक्त का प्रकृति कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। किसी विलयन की अम्लता का क्षारता को मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। किस स्केल का प्रयोग करते हैं, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल पर मान 0 से 14 तक लिया जाता है। यदि पीएच का मान 7 से कम होता है तो विलयन जो है अम्लीय कहलाता है, जैसे कि दूध हो गया, नींबू हो गया, पेशाब हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, ये सब समझ रहे होंगे, बेसिक चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पीएच मान 7 यदि हो तो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। जब 7 होता है तो क्या हो जाता है, उदासीन। जैसे कि वर्षा जल,
वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है। जैसे समुद्री जल का 8.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणकीय मान है। एक बार फिर से, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणकीय मान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 2018 में पूछे गए क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। समान अवस्था में 2 से 4 मिनट के अंदर रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। यकृत से स्रावित होने वाला फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन भी रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन कहाँ से निकलता है? तो यकृत से स्रावित होता है और यह भी कहीं ना कहीं रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है। कैल्शियम धातु में भी रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हेपेराइन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने में रोकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हेपेरिन रोकता है, जो कि क्या है? तो प्रोटीन ही है, जो कि यकृत के द्वारा यह स्रावित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है जी? तो सभी को पता होगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है या फिर जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी भी होता है। गोल्डन राइस विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। कहने का मतलब है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। ठीक है। गोल्डन राइस जीरोप्थेल्मिया बीमारी से लड़ने में सहायक होता है। जीरोप्थेल्मिया जो है आंख की बीमारी है। गोल्डन राइस के बारे में पर्यावरण PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया गया है। मैं करवा दूंगी, हालांकि मैंने नहीं करवाया है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। विटामिन बी को ही थायमिन कहते हैं और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है और इसकी कमी से रिकेटस या फिर ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन डी सर्वाधिक सूरज के प्रकाश से ही हमें प्राप्त होती है। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, हालांकि सुबह वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से परागन को कहते हैं। हवा से परागन को कहेंगे क्या? वायु परागन कहेंगे, एनेमोफिली कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परागन है क्या? पॉलिनेशन है क्या? समझिएगा इसे। परागन पौधे के प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह निषेचन में मदद करता है। निषेचित फूल फिर फल और बीज पैदा करता है। निषेचित फूल फिर फल और बीज पैदा करता है। परागन एक फूल के नर भाग से परागकणों को मादा भाग में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। परागन जो है एक फूल के नर भाग से परागकणों को मादा भाग में स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है। परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। परागन सफल होने के लिए परागकण फूलों की एक ही प्रजाति से आने चाहिए। परागन के एजेंट निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, पक्षी हो गए, तितली हो गया, चमगादड़ हो गया, या फिर पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, वर्षा भी हो सकता है। ठीक है। परागन के 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, एक है स्वपरागन और दूसरा है परपरागन। स्वपरागन और परपरागन किसे कहते हैं? इसे ध्यान रखिएगा। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं। स्वपरागन तब होता है जब एक पौधे के परागकोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर तक पहुंच जाता है एवं निषेचन की क्रिया संपन्न होता है। फिर से समझिएगा। स्वपरागन तब होता है जब एक पौधे के परागकोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर तक पहुंच जाता है, फिर निषेचन की क्रिया संपन्न होता है, उसी को क्या कहेंगे? स्वपरागन कहेंगे। ठीक है। वही परपरागन किसे कहेंगे? तो क्रॉस परागन या फिर परपरागन एक फूल के परागकोश से पराग को दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। ठीक है। परागकोश दूसरे पौधे का और फिर वर्तिकाग्र दूसरे पौधे पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? परपरागन कहलाता है। परपरागन की विभिन्न विधियों में शामिल है। कौन कौन सा है? तो एंटीमोफिली, कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है इससे। कीड़ों द्वारा जो परागन होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली कहते हैं। हवा द्वारा परागन एनेमोफिली। जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली कहलाता है। जानवरों के द्वारा परागन जूफिली कहलाता है। वही पक्षियों द्वारा परागन और निथोफिली कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एंटीमोफिली कीटों द्वारा परागन, एनेमोफिली हवा द्वारा परागन, हाइड्रोफिली जल द्वारा, जूफिली जानवरों द्वारा और निथोफिली पक्षियों द्वारा परागन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। चंदन काष्ठ पौधा जो है आंशिक मूल परजीवी है। कसकोटा परजीवी, नेप्थिज मांसाहारी, छत्रक स्वपोषी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रक जो है यह स्वपोषी नहीं है।
स्वपोषी कहते किसे हैं? स्वपोषी उसे कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, ये जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो जीव स्वपोषी होते हैं वे सभी प्रकार संश्लेषण की क्रिया करते हैं। स्वपोषी को उत्पादक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर साइनोबैक्टीरिया को ध्यान रखिएगा, शैवाल को ध्यान रखिएगा और फिर पौधा को ध्यान रखिएगा। पौधा, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया यह सब स्वपोषी में आते हैं, ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स, परजीवी जीव या फिर परजीवी जीव, ध्यान रखिएगा पादप नहीं होगा। ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, कुत्ता हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया। नेक्स्ट है अपघटक, डिकम्पोजर, यह भी परपोषी होते हैं। ये मृत पेड़ पौधे एवं मृत्यु जीवन से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, सड़े गले चीजों पर निवास करते हैं, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी कारण अपघटक को मृतोपजीवी कहते हैं। जीवाणु तथा कवक प्रमुख अपघटक है और सर्वाधिक संख्या जो है यह अपघटकों का ही है। विषाणु को अपघटक नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा, विषाणु को अपघटक नहीं माना जाता है। अपघटक में जीवाणु आते हैं और कवक आते हैं। नेक्स्ट है 11/3/2018 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु में माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षण मिले, इसका कारण है। उस टाइम करंट से संबंधित यह क्वेश्चन दिया गया था, हालांकि यह बायोलॉजी से ही है। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु में माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है जीका वायरस। कौन सा है? जीका वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखिए, गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस का संक्रमण माइक्रोसेफली का एक कारण है। गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस का संक्रमण माइक्रोसेफली का एक कारण है। सामान्य बच्चों की तुलना में संक्रमित बच्चों का सिर मस्तिष्क विकास कम होता है और मस्तिष्क छोटा होता है। इबोला, जिसे इबोला वायरस रोग और इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है, इबोला वायरस होने वाला एक गंभीर बीमारी है। वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स रोग होते हैं, स्मॉल पॉक्स रोग होते हैं। रूबेला एक वायरल बीमारी है, इसे जर्मन खसरा भी कहते हैं। यह वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। खांसने और छींकने के दौरान गले और श्वास नली से निकली बूंदें अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर सकती हैं। रूबेला वायरस के कारण बुखार के साथ शरीर पर लाल चकत्तों का निर्माण हो जाता है। प्रेगनेंसी से पहले वैक्सीनेशन कराकर इसके खतरे से बचा जा सकता है। MMR वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वैक्सीन रूबेला के साथ साथ मप्स और मिसल्स से भी बचाता है। MR वैक्सीन को ध्यान रखिएगा, ये वैक्सीन जो है रूबेला के साथ साथ मप्स और मिसल्स से भी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होते हैं? इसे तो ऑप्शन के अनुसार ही छाट सकते हैं। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? हेपेटाइटिस बी, क्षय रोग, पेलियोमेलाइटिस या छोटी चेचक? बताएंगे कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? क्षय रोग हो जाएगा। क्षय रोग, क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग को टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक, MTV और ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। टीबी हो गया, यक्ष्मा हो गया, तपेदिक हो गया, MTV होगा और ट्यूबरक्लोसिस। यह एक संक्रामक रोग है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? तो ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, MTV से। यह रोग आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सी वैक्सीन? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। भारत सरकार ने 1962 से राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया है। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? तो 1962 से भारत सरकार ने इसे लागू किया गया है। सभी नवजात शिशुओं को टीबी के संक्रमण से बचाने के लिए जन्म के समय से BCG टीका दिया जाना चाहिए। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी BCG टीका लगाया जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी एक यकृत रोग है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हेपेटाइटिस बी जो है यकृत रोग है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस विषाणु के कारण होता है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस विषाणु के कारण होता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर ठीक से काम नहीं करता है। हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण से लीवर की इस बीमारी को रोका जा सकता है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। यदि आप संक्रमित हैं तो एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और सावधानी बरतने से वायरस को दूसरे तक फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है पेलियोमाइलाइटिस, पोलियोमेलाइटिस, माफ करिएगा, पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस जो है यह भी विषाणु जनित रोग है। पोलियोमेलाइटिस को पोलियो के नाम से जाना जाता है। आम बोलचाल में तो हम लोग पोलियो ही बोलते हैं। यह एक ऐसी बीमारी जो मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डियों और ब्रेन स्टेम की नसों को प्रभावित करती है। पोलियो में पक्षाघात या गंभीर मामलों में विशिष्ट अंगों को लकवा मार देता है एवं वह अंग निष्क्रिय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है।
स्मॉल पॉक्स के बारे में जानते हैं। स्मॉल पॉक्स यह जो है वेरियोला विषाणु से होता है, वेरियोला वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स या चेचक एक गंभीर और अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के बाद हवा के जरिए फैलती है। नेक्स्ट है H1N1। H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 या तो विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। H1N1 के द्वारा क्या होता है? तो स्वाइन फ्लू होता है। इसमें तेज बुखार, शरीर में दर्द, बार बार उल्टी तथा दस्त होता है। बर्ड फ्लू H5N1 विषाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू जो है H5N1 विषाणु के कारण होता है। यह रोग प्रायः मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों से प्रसारित होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सार्स। यह भी बड़ा फेमस है। सार्स का पूर्ण रूप होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इंग्लिश तो कुछ और दिया गया है, सर्वर दिया गया है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स 2002 में चीन में प्रकट हुआ था। सार्स जो है 2002 में कहाँ प्रकट हुआ? तो चीन में। कुछ ही महीनों में यह दुनिया भर में फैल गया था। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मिल्क फीवर है। कौन सा है? मिल्क फीवर। दुधारू पशुओं में कैल्शियम के कारण मिल्क फीवर होता है। या दुधारू पशुओं में बच्चा जन्म के कुछ घंटे तथा माफ करिएगा कुछ घंटे या दिनों बाद हो जाता है। यह पशुओं के खून में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। एक से जीवाणु जनित रोग है जो वैसे एंथ्रेसिस के कारण होता है। फुट माउथ रोग, जिसे मुंह पका या खुरपका कहते हैं, अत्यंत संक्रामक एवं घातक विषाणु जनित रोग है। वोवाइन फ्लू घातक विषाणु जनित रोग है, इसे भी ध्यान रखिएगा। वोवाइन फ्लू जो है यह भी विषाणु से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव प्रजनन निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजिन का स्रवण कहाँ से होता है? बताइएगा। मानव प्रजनन निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो पहले ही हमने बता चुका था, फर्टिलाइजिन का स्रवण जो होता है यह परिपक्व अंडे से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव प्रजनन निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजन का स्रवण जो है परिपक्व अंडे से होता है। फर्टिलाइजन एक शुक्राणु एग्लूटिनेटिंग एजेंट है। यह परिपक्व अंडे के ऊपर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन से स्रावित होता है। निषेचन जो है फ्लोपियन नलिका में होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। माँ के गर्भ में बच्चे को पोषण माँ के गर्भ में उपस्थित प्लासेंटा द्वारा होता है। बिल्कुल आसान चीज था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवों के द्विनाम पत्ती के दो घटक कौन सा है? बताइएगा। जीवों के द्विनाम पत्ती के दो घटक कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वंश और जाति। वंश और जाति। जीवों के द्विनाम पत्ती के दो घटक है, वंश और जाति। प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से बना है, जैसे वंश नाम और दूसरा जाति नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जिसमें होमो जो है वंश है और स्पेनिश क्या है तो ये हो जाएगा होमो सैपियंस। सैपियंस क्या है तो यह जाति है। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पत्ती का विकास किया था। किसने किया था? तो कैरोलस लीनियस ने, माफ करिएगा, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पत्ती का विकास किया था। इसलिए वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली जीवों के लिए विकसित किए हैं। 5 है क्या? तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी एवं एनिमैलिया है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है टेंडन, या फिर इसी को कंडरा कहते हैं। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन या कंडरा कहा जाता है। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। यह ट्रॉय कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। अस्थि से अस्थि स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। अस्थि से अस्थि जो है बोन क्या होता है? तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे स्नायु कहते हैं हिंदी में। कार्टिलेज या उपास्थि। कार्टिलेज के बारे में जानते हैं, उपास्थि है क्या इसके बारे में जानते हैं। यह मानव शरीर और अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला एक लचीला संयोजी ऊतक है। यह एक हार्ड टिश्यू है, लेकिन बोन्स की तुलना में नरम और अधिक लचीला होता है। यह भी हार्ड टिश्यू ही है, लेकिन बोन के तुलना में, हड्डी की तुलना में यह क्या होता है? नरम और अधिक लचीला होता है। कार्टिलेज जोड़ों को चिकनाई देकर हड्डियों को आपस में रगड़े बिना एक दूसरे से आगे बढ़ने में मदद करता है। कार्टिलेज हड्डियों के सिरों को नुकसान से बचाने के लिए हड्डियों के बीच एक कुशल बनाने में मदद करता है। शरीर के कुछ हिस्से जैसे नाक और कान लगभग पूरी तरह से उपास्थि से ही बने होते हैं। नाक और कान में तो कार्टिलेज ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें केंद्र झिल्ली नहीं होता? बताइएगा, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता? स्लाइम मोल्ड, मोनेरा, कवक या फिर प्रोटिस्टा। केंद्र झिल्ली नहीं होता तो मोनेरा में नहीं होता।
केंद्रक झिल्ली, यहाँ पे केंद्र लिखा हुआ है, केंद्रक झिल्ली कर लीजिए। केंद्रक झिल्ली नहीं होता है तो यह नहीं होता है तो मोनेरा में। मोनेरा को छोड़कर अन्य सभी जगत यूकैरियोटिक जीव हैं। मोनेरा को छोड़कर अन्य सभी जगत जो है यूकैरियोटिक जीव हैं। मोनेरा एक प्रोकैरियोटिस है। प्रोकैरियोटिस एक आदिम कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटस एक आदिम कोशिकाएं हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटस में समसूत्री कोश का विभाजन होता है। इसमें 78 राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। स्लाइम, गोल्ड, कवक तथा प्रोटिस्टा सभी यूकैरियोटिक कोशिका हैं। याद रखिएगा, स्लाइम, गोल्ड, कवक और प्रोटिस्टा जो है ये सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका हैं। यूकैरियोटिक सभी बड़े जीवों में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक है जो एक कोश के जीव में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में था मोनेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? पित्त का स्राव होता कहाँ से है? तो यह होता है यकृत से और संचय होता है कहाँ? पित्ताशय में। मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसा के पाचन के लिए, पाचीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण। वसा के पाचन के लिए, पाचीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। नेक्स्ट है पित्त का कार्य डिटेल में दिया गया है। मानव शरीर में पित्त का कार्य वसा के पाचन के लिए, पाचीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना है। पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। यह पित्ताशय में एकत्रित जमा होता है, एकत्रित या फिर जमा होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है, अर्थात यह क्षारीय है। पित्त रस पीले रंग का द्रव है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त अनेक उत्सर्जित विषैली पदार्थों तथा धातु के उत्सर्जन का भी कार्य करता है। यह विटामिन के तथा वसा में अनुपस्थित विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाशीकरण कहते हैं। वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाशीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? आनुवांशिक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीन। जीन जो है यह आनुवांशिक है। जीन जो है आनुवांशिकी की इकाई है। यह डीएनए का एक खंड है जिसमें किसी लक्षण हेतु आनुवांशिक कूट निहित होता है। जीन संकल्पना को सर्वप्रथम सटर ने प्रतिपादित किया था। जीन संकल्पना को सर्वप्रथम किसने? तो सटर ने प्रतिपादित किया था। एलील एक ही जीन के दो वैज्ञानिक लक्षण होते हैं। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दिया था? तो वीडल एवं टेटन के द्वारा, वीडल तथा टेटम के द्वारा दिया गया था एक जीन एक एंजाइम संकल्पना। डीएनए प्रमुख न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए जो है प्रमुख न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि अनेक हार्मोनों को स्राव करता है। यह अनेक हार्मोन को स्राव करता है। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे स्रावित वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है। इसे स्रावित वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, विशेषता हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या है? तो हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है भाई। अधिवृक्क ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि को अंग्रेजी में एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह कशेरुकी में पाए जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क के ऊपर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। यह कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जैसे आवश्यक हार्मोनों का उत्पादन करता है। आजीविक अपर्याप्तता, जिसे एडिसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, एक चिकित्सीय स्थिति है जो अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा हार्मोनों के अपर्याप्त उत्पादन की विशेषता है। एड्रेनोकॉर्टिकल ट्यूमर अधिवृक्क ग्रंथि का एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। बीटा सेल से स्राव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्राव होता है। इसकी कमी से ग्वाटर रोग या घेघा रोग या गलकंड रोग हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा निर्मित मुख्य हार्मोन है। यह नर सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है यह नर सेक्स हार्मोन है। अंडाशय मानव हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। अंडाशय जो है मादा हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है उसका उत्पादन करता है। इसे मादा सेक्स हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। एड्रेनलिन, इसे लड़ो उड़ो कहते हैं। अभी हमने बताया भी। इसका बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन। इसका हो जाएगा गुस्सा डर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन
का स्राव महिलाओं में होता है। इंसुलिन यह ग्लूकोज और फेरोमोन्स ये साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। एड्रेनालिन गुस्सा डर एस्ट्रोजन महिलाओं में, इंसुलिन ग्लूकोज और फेरोमोन्स साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर डिटेल से दिया गया, इसे भी आप लोग देख लीजिए। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन स्राव होता है। यह शरीर में तीव्र उत्तेजना उत्पन्न करता है। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। फेरोमोन्स क्या है, तो फेरोमोन्स जो है यह कुछ जीवों द्वारा स्रावित होने वाली गंध होती है। यह गंध जंतुओं के बीच संचार का काम करती है। चींटियां खाने तक पहुंचने और खाना लेकर वापस आने में अलग अलग रास्ते अपनाती हैं। हर चींटी रास्ता बताने के लिए फेरोमोन्स का स्राव करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, जंतुओं में फेरोमोन स्राव अचानक बाधित होने से क्या होगा। जंतुओं में फेरोमोन स्राव अचानक बाधित होने से क्या होगा, तो नर व मादा में एक दूसरे को प्रजनन के लिए आकर्षित करने में असमर्थता हो सकती है। इससे किसी समूह द्वारा अपने समूह के सदस्य को पहचानने में असमर्थता हो सकती है। संकट के समय खतरे की सूचना दूसरे सदस्यों तक पहुंचाने में भी असमर्थता हो सकती है। तो समझ सकते हैं फेरोमोन्स के अचानक गड़बड़ी से कितनी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ अप्रदनकारी है, किसानों का मित्र कहा जाता है। अनुक्रमण, अनुक्रमण अग्रज जाति। पारितंत्र सेवा, पारितंत्र सेवा जो हो जाएगा परागण द्वारा जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी डिटेल से देखना चाहें तो देख सकते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। यह मृदा को पोली बनाकर उसकी ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता को बढ़ाकर मृदा उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह काम किसका है, तो केचुआ का। यह मृदा को पॉली बनाकर उसके ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता को बढ़ाकर मृदा उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परागण किसे कहते हैं, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो परागण में परागकण परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, जिससे निषेचन होता है। जन्म दर में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो कैफीन पाई जाती है। कैफीन, कैफीन चाय, कॉफी, कोको और कोला नट में पाई जाने वाली एक हल्की उत्तेजक दवा है। कोकीन शक्तिशाली उत्तेजक है जो बहुत ही लत लगाने वाली वस्तु है। अफीम क्या है, तो एक वैश्विक स्तर पर चर्चित मादक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करने के लिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हो जाएगा आर्डियोटिस निग्रीसेप्स, आर्डियोटिस निग्रीसेप्स। इंडियन रॉक पाइथन, पाइथन पाइथन मोलुरस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसे मिला सकते थे। एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी हो जाएगा एलिफोन्स इंडिकस। सेलोथ बियर मेलुरस उर्सिनस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाकी डिटेल से देखना चाहें तो एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे याद करने का प्रयास करें। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस हो गया, गाय का बॉस इंडिकस हो गया, आम का मैंगीफेरा इंडिका हुआ, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस हो गया, शेर का पैंथेरा लियो हो गया, शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लीरो, तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस, मेढक का राना टिग्रीना, बिल्ली फेलिस कैटस और मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम अस्टाइवम, धान का ओराइजा अस्टाइवा, सरसों का ब्रेसिका कंपे अस्ट्रिस, चना का सीसर एरी एटिनम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, अब यहीं तक रहने देते हैं। अगले वाले वीडियो में आगे हम लोग देख लेंगे, क्योंकि 2018 में री एग्जाम हुआ था, तो उससे भी हम लोग अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।